नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर जेदी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। राजस्थान 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था, जो विपक्ष के भारी हंगामे के कारण स्थगित करना पड़ा। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण 2 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। वहीं सीएम गहलोत ने बजट सत्र का सत्रवासन और आपको बता दें कि ये बिना सितंबर महीने में आज से फिर से विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर सफाई भी दी। इधर बिना सत्र आपको बता दें दूसरा चरण बुलाए जाने से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही हंगामा शुरू कर दिया और सरकार पर विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप भी लगाया। स्पीकर सीपी जोशी के कमरे में जाकर बीजेपी विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति थी कि उनके सवाल पूछने का कोटा खत्म हो चुका है और इन 6 महीनों में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार से सवाल पूछे जाने हैं। इन मुद्दों में लंपी बीमारी और कानून व्यवस्था भी शामिल है। इधर हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। उधर आपको बता दें, इस पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष के मंत्री और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि यह बीजेपी की ओछी मानसिकता है। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में धरना देना गलत है। स्पीकर ने नियमों के तहत सदन बुलाया है। इस बीच सवाल ये उठते हैं कि सदन में पहले दिन ही इतना हंगामा क्यों बरपा है? क्यों विपक्ष ने सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दिया? क्या पक्ष विपक्ष शांति के साथ अपनी बातें नहीं कह सकता? लोकतंत्र में तेजी से बढ़ रही इस तरीके की हंगामे में की प्रवृत्ति पर रोक कब लगेगी? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जयपुर स्टूडियो से कुछ खास पैनल के साथ जुड़ेंगे। तो लोकतंत्र के बीच और लगातार लोकतंत्र के मंदिर में यह किस तरह का हंगामा बरपा है? क्या सवाल और जवाबों के बीच में यह हंगामा जरूरी था या सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा मंच में इस तरह की बात क्यों हुई? आखिर सदन सवाल और बवाल के बीच आखिर लोकतंत्र के मंदिर में इतना हंगामा क्यों हुआ? ये सवाल आज बड़ी बहस में पूछा जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इतना हंगामा तो स्कूली बच्चे भी नहीं करते, ये कहा जा रहा है और लगातार सबसे बड़ा मुद्दा आखिर क्या है राजस्थान में? उन मुद्दों को लेकर क्या सदन चलना चाहिए था या हंगामा? क्या वजह थी इस हंगामे की? क्या वाकई हंगामा जरूरी था या फिर सवालों के जवाब मिलने की प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी? इतना हंगामा तो बच्चे भी नहीं करते, स्कूली बच्चे भी नहीं करते। यह हंगामा क्या वजह थी? क्या वाकई जिस तरह से लगातार लंपी वायरस को लेकर और लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए थे, वो सवाल सदन में पूछे जाने चाहिए थे या फिर जिस तरह से किया गया वो कितना सही है? इस पर हम सवाल पूछेंगे। बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि हंगामा हुआ है। सदन की शुरुआत में ही हंगामा, क्या यह जायज था या फिर नाजायज था? इसको लेकर हम सवाल पूछेंगे, लेकिन एक खास पैनल जुड़ेगा, उससे समझेंगे कि लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा बरपाना कितना सही है, कितना गलत है। इस पर कांग्रेस क्या देख रही है और भारतीय जनता पार्टी के क्या सवाल हैं, वो सारे सवालों के साथ आज बड़ी बहस हम करेंगे। सबसे बड़े मुद्दे के साथ सबसे बड़े मंच पर हम सवाल पूछेंगे और लगातार सदन और सवाल और बवाल के बीच में जिस तरह की गर्माहट सदन के अंदर नजर आई, उन सभी सवालों के बीच में विपक्ष के आरोपों का सरकार के पास क्या जवाब है वो भी हम समझेंगे। क्योंकि हंगामा सदन के अंदर बरपा गया, स्पीकर के कमरे में घुसकर प्रदर्शन किया गया, ये कितना जायज है, कितना नाजायज है? इन सारे सवालों के बीच में सदन को लेकर सवाल जवाब आज इस बड़ी बहस में होंगे और खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, विपक्ष के आरोपों का सरकार के पास क्या जवाब है, यह सबसे बड़ा सवाल इस बड़ी बहस में आज होगा। तो खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों का परिचय सबसे पहले बड़ी बहस में कराते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रतीक सिंह, कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है बड़ी बहस में आपका। आशीष चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और रोहित गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है आरएलपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि सदन के अंदर जिस तरह का हंगामा आज बरपा है, कितना वो जायज है, कितना नाजायज है, इस पर हम सवाल पूछेंगे। सदन के अंदर सवाल जवाब का दौर अगर चलना चाहिए था तो ये बवाल आखिर क्यों बरपा, ये समझेंगे। प्रतीक सिंह, सबसे पहले आप ही का रिएक्शन लूंगा। कैसा रहा सदन के अंदर ये स्कूली ड्रामा पूरा नजर आया?
नहीं, ये वाकई में ड्रामा ये है। अगर जो सरकार के जो विपक्षी लोग हैं, अगर उनको किसी तरीके की अगर कोई चर्चा करनी है तो चर्चा के लिए बैठे, और गोवंश को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती थी। उसके अंदर हम बात कर सकते थे कि केंद्र सरकार से किस तरीके से मदद ली जा सकती है, किस तरीके से गोवंश को बचाने के लिए आगे कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वो सब छोड़ करके सदन में ड्रामा किया, और सदन के बाहर भी आपने देखा वो ड्रामा कर रहे थे, और गाय माता ने भी उनका साथ नहीं दिया, गाय माता उनको छोड़ करके चली गई। तो लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के मंदिर में सत्ता पक्ष जवाब नहीं देना चाहते थे क्या, इसलिए विपक्ष बरपा है? प्रतीक सिंह, नहीं, हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमने तो कभी मना ही नहीं किया जवाब देने के लिए। जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप आकर के सार्थक चर्चा तो कीजिए। ये कोई राजनीति का विषय जवाब नहीं दीजिए। है। बड़ी बहस में क्यों आखिर लंपी वायरस को लेकर नाकाम नजर आ रही है सरकार? क्यों आखिर जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं राजस्थान की, आखिर क्यों? जवाब दीजिए। नहीं हैदर जी, इस तरीके की कोई बात नहीं है। हमें समझना पड़ेगा महामारी का मतलब क्या होता है। महामारी का मतलब होता है कि जिसका कोई इलाज नहीं होता है। तो जब महामारी 2019 से ये बीमारी लंपी आना शुरू हुई थी, केंद्र सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी, कोई किसी तरीके की वायरस प्रोवाइड नहीं करी। अब हम जो राजस्थान सरकार है, उससे बचाव के लिए जितने जो संभव उपाय हो सकते हैं, चाहे दवाइयों की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, अभी तक लगभग 16.5 लाख हमको वैक्सीन प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें से 12.5 लाख वैक्सीन हमने गोवंश को लगा दिए हैं। हमारी रिकवरी रेट अगर आप देखेंगे तो रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। अलग अलग राज्य, जो 16 राज्य जिनके अंदर लंपी बीमारी फैली हुई है, तो राजस्थान में जो रिकवरी रेट है गोवंश की, वो भी बहुत अच्छी है। ये विपक्ष का एक मुद्दा है कि यहां पे ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार पूरी तरीके से सक्षम है और हम उनके बचाव के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी पूरी तरह से लंपी वायरस के लिए लगे हुए हैं, रिकवरी रेट अच्छे हैं और लगातार लगे हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी के पास आऊं, उससे पहले रोहित गुर्जर हमारे साथ हैं। रोहित गुर्जर, आपका रिएक्शन चाहूंगा। लोकतंत्र के मंदिर में पूरी तरह से हंगामा हुआ, आखिर क्या वजह थी? क्या सत्ता पक्ष जवाब नहीं देना चाहता था, या फिर विपक्ष इसको सुनना नहीं चाहता था? रोहित गुर्जर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश की सबसे बड़ी महापंचायत, देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने मजबूती से लोकसभा में आवाज उठाई थी कि पश्चिमी राजस्थान से यह शुरुआत हुई कि गायों के अंदर बहुत बड़ी एक महामारी आ रही है, और इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख नहीं रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किसान के बेटे को, हनुमान बेनीवाल जी को, जिसने लोकसभा में आवाज उठाई। उसके बाद केंद्र सरकार ने टीम जरूर भेजी राजस्थान में, लेकिन टीम भेजने के बाद किसी प्रकार का उपचार और किसी प्रकार की दवाइयों की व्यवस्था राजस्थान में नहीं की। और रही बात कांग्रेस सरकार की, तो निश्चित रूप से आज विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी तीनों एमएलए मजबूती के साथ सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए मजबूती के साथ वेल में आकर विरोध प्रदर्शन किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर समय रहते, अगर इस मुद्दे को लेकर, इस महामारी को लेकर जागरूक होती, तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। अभी मेरे भ्राताश्री कह रहे थे, प्रवक्ता जी कांग्रेस के, कि ऐसा कुछ नहीं है, गाय उसी प्रकार से ठीक भी हो रही। तो मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, अगर वहां सड़कों पे निकलोगे तो हर 500 मीटर पे 2-2, 3-3 गायों का झुंड सड़क पे मिलेगा, और उनको किस प्रकार से क्रेन से उठवाया जा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो गौ भक्त हैं, जो अपने पैसे से, भामाशाहों के सहयोग से गायों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार के भरोसे नहीं है, खुद गांव के लोग एकत्रित होकर और गाय माताओं को नेचुरल दवाएं, जो आयुर्वेदिक दवाएं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसमें विफल रही है। और रही बात सरकार की, तो किस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है राजस्थान में, किस प्रकार से नागौर के अंदर कहां था इनका खुफिया तंत्र, कहां था? नागौर के अंदर 20 सड़क के ऊपर किस प्रकार से एक अपराधी की गोलियां चलाकर, उसकी हिम्मत देखो अपराधियों की राजस्थान के अंदर की, उसकी लाश भी साथ ही ले गए, जो डेड बॉडी थी उसको भी साथ ले गए। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार आपसी मतभेदों में, आपसी गुट्टू के अंदर बटी हुई है, और सरकार सही व्यवस्था राजस्थान के अंदर। प्रतीक सिंह, सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं, आरएलपी भी लगा रही है लगातार, हनुमान बेनीवाल भी कह रहे हैं सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए आप लोग, और अब इस वक्त आरएलपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं आपसे कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है और नाकाम साबित हो रहे हैं पूरे लंपी वायरस में। आप जवाब दीजिए।
नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी पहले ही बताया था कि 29 जिलों के अंदर अब तक 12,74,000 वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है। अभी तक लगभग 7 लाख से ज्यादा जो पशुधन है उनको वो उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। लगभग 12.5 लाख गायों का इलाज चल रहा है। और ये मैंने पहले भी कहा, हमको ये समझना पड़ेगा महामारी होती क्या है। महामारी वही होती है जिसका इलाज हमें पता नहीं होता, हम अलग अलग तरीके से उपचार करके और उसको इलाज को हम प्रिकॉशंस की तरह तो करने की सिस्टमेटिक कोशिश करते हैं। तरीके से उसका क्यों एक नहीं ही कर रही इलाज है, जैसे सरकार? हमने कोरोना में भी जो देखा, संस्थाएं उसका हैं, सिर्फ जो गोरक्षक बचाव ही हैं, एक जो इलाज है। गोभक्त हैं, तो बचाव उनके साथ के मिलकर लिए- बैठक क्यों नहीं कर रही? वो भी लड्डू खिला रहे हैं, आप भी वैक्सीन लगा रहे हैं। क्या कई बार ऐसी मौतें हो जा रही हैं कि वो ओवरडोज हो रही है उनको? बिल्कुल कर रहे हैं ना, हम तो सबकी तरफ सबके साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो ओवरडोज वो कई बार ऐसा हो रहा है, कई नहीं, नहीं, घटनाएं ऐसा ऐसी नहीं है। सामने आ रही हैं सबके जहां साथ ओवरडोज मिलकर से के मौतें हमने हो रही हैं। सर्वदलीय बैठक में भी बात की, बाकी लोगों के साथ भी बात की हमने। नहीं, ओवरडोज से मौतें हो रही हैं तो वो उसके लिए वही है ना कि आपको ये पता ही नहीं है कि इलाज क्या है। मैं अभी आपको महामारी यही तो बताया कि महामारी का मतलब क्या है। महामारी में किसी को भी ये नहीं पता होता कि इलाज क्या होता है। तो उसका जो प्रिकॉशन है वो सिर्फ टीकाकरण है। टीकाकरण भारत सरकार जो एक निश्चित मात्रा होती है उसमें देने में विफल रही है। 2019 से लंपी वायरस आया था, जो अभी नहीं आया ये, लेकिन 2019 से लेकर के अभी तक भी टीकाकरण भारत सरकार ने मुहैया नहीं कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए, जिससे जो राष्ट्रीय आपदा का जो फंड है उससे 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 और ज्यादा मदद मिल सकेगी। चाहे से चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की बात हो, चाहे से टीकाकरण मुहैया कराने की बात हो, तो प्रधानमंत्री जी को कर देना चाहिए। कोई राजस्थान की अकेले की तो बात है नहीं, 16-17 अलग अलग राज्यों में लंपी वायरस फैला हुआ है। प्रतीक सिंह, आप किसी गौशाला में गए? आप किसी गौशाला में गए और आपने जाकर देखा? कंपैरिजन में मैं क्या देखा आपने मैं गौशाला बिल्कुल गया। मैं पिंजरापोल गौशाला कल ही गया था, वहां पे गायों को चारा भी खिला करके आया। गायों की जो स्थिति है वो वाकई में इस वायरस से अच्छी नहीं है, ये तो मैं मान रहा हूं। लेकिन आपको मैंने फिर बताया उनका इलाज चल रहा है। 7.5 लाख गायें अभी तक सही हुई हैं। आप कह रहे हैं कि 14 लाख दवाइयों का आपको पता नहीं है, महामारी को इलाज किसी को चल रहा दवाइयों है। का पता तो नहीं इलाज- होता, तो आपको यह पता है कि उनके लिए आइसोलेशन की भी जरूरत है। जो गौशालाओं में गौ माताएं हैं उनके लिए और आइसोलेशन के लिए व्यवस्था करने की जरूरत राज्य सरकार को है कि नहीं है? पूरी जितने राजस्थान में जितनी गौशाला हैं सब जगह आइसोलेशन सेंटर बना रखे हैं। गायों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है जो भी उनसे जो लंपी वायरस से पीड़ित हैं। लेकिन आपको उनके इलाज के लिए उनके पास तो जाना ही पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही एक उपाय है और हमारा लक्ष्य है अगले कुछ दिनों के अंदर 41 लाख पशुधन को टीकाकरण देने का। रोहित गुर्जर जी जवाब दीजिए। ये लगातार कह रहे हैं कि एक ही मात्र उपाय है टीकाकरण और उसको लेकर वो कर रहे हैं लगातार। लेकिन हनुमान बेनीवाल का मैं एक सवाल उन्होंने किया है जो मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि लगातार गौ माता के नाम पर वोट जरूर मांगते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, लेकिन गौ माताओं को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। वो आखिर क्यों कह रहे हैं ये, जबकि प्रतीक सिंह कह रहे हैं तमाम व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। देखिए प्रतीक सिंह जी, भाई साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर से बाहर आके देखिए। दरअसल इस महामारी का सबसे ज्यादा अगर हिस्सा देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली की हालत देखो आप। यहां तो इसका 5% भी प्रभाव नहीं है जयपुर में। अगर आपको गौशालाएं देखनी है तो आप निकलो अपने यहां जयपुर से और एक रूट अजमेर होते हुए पश्चिमी राजस्थान का करो, आपको पता चलेगा किसी भी प्रकार की सरकार ने व्यवस्था नहीं की। भारतीय जनता पार्टी, मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि इनके प्रवक्ता और सभी साथी लोग कह रहे कि 70 साल के बाद चीताओं की एंट्री हो रही है। अरे भाई साहब, आप तो गाय के नाम पर राजनीति करते थे, आप तो गाय को अपनी माता बताते थे, हम भी गाय को माता बताते हैं, हम भी हिंदू हैं और हमारे तो पूर्वजों ने भी गाय पाली है। आप इसका सर्टिफिकेट हमें नहीं दोगे। हमारे पूर्वजों तो 1000 साल पहले तेजाजी और देवनाथ भगवान ने गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों की त्याग दिया गाय के लिए। ये कह रहे हैं कि चीता लेके आए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी बैठे उनका पूछना चाहता हूं कि चीता के भाई को 5 फायदे बताइए, वरना हम गौ माता के 100 फायदे बताएंगे। आज वर्तमान में कांग्रेस सरकार के मेरे साथी बैठे हैं, बुद्धिमान प्रवक्ता जी हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। तो प्रतीक जी मैं बताता हूं, किसी भी सरकार अपने आंकड़े वास्तविक नहीं दर्शाते। आप कह रहे हो कि 29,000 पीड़ित हैं, उसके बाद कह रहे हो वैक्सीन इसका उपचार है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टरों की पूरी टीम को कि बिल्कुल आप काम कर रहे हो, लेकिन जिस गति में आपको काम करना चाहिए वो गति आपकी बराबर नहीं है, आपको गति बढ़ानी पड़ेगी।
बिल्कुल। तो जिस तरह से रोहित गुर्जर कह रहे हैं गति बढ़ानी होगी, और बिल्कुल ये सच्चाई है प्रतीक कि आपको युद्ध स्तर पर काम करना होगा, क्योंकि जिस तरह से गौ माताओं की तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देख के दिल दुखता है, और जिस तरह से उनके पैरों में ये लंपी वायरस लगता है और शुरुआती दौर में वो खाना पीना बंद कर देती हैं और फिर वो मौत के काल में समा जाती हैं। तो इसलिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है, और लगातार आप ये कहकर नहीं बच सकते कि केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, राष्ट्रीय महामारी घोषित करे और उसके बाद आप काम करेंगे। जिम्मेदारी आपकी भी है जिन्हें बखूबी आपको निभाने की जरूरत है। नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं आरएलपी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि मुझे हनुमान बेनीवाल जी की एक फोटो बता दीजिए जो अधिकारियों के साथ में उन्होंने कोई मीटिंग की हो या गौशाला में जाकर के उनकी सेवा करके आए हो। ठीक है, आप ये बातें करना बहुत बड़ी बात है। हमारे राजस्थान ने 25 सांसद चुन करके भेजे यहाँ पे। उन 25 सांसदों ने कितने अपने फंड से कितना पैसा दिया। सरकार अपना काम कर रही है, बखूबी करेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागेंगे। जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान भी हमने काम किया है, उसी तरह इस लंपी वायरस की महामारी के दौरान भी गौधन को बचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जी प्रतीक जी, आप लगातार कह रहे हैं प्रयासरत जरूर हैं, लेकिन जो कमियां और खामियां नजर आ रही हैं, तो मैं जो कमियां और खामियां नजर आ रही हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, कमियां और खामियां जब काम करते हैं, नहीं, वो कमियों और खामियों की जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन जब काम करते हैं तो हो सकता है आधा 1% कोई कमी रह जाती हो, लेकिन हमारी नीयत में, हमारे काम में कोई तो नहीं बच कमी नहीं सकते ना है। प्रतीक हम जी, इससे 100% अपनी नीयत के साथ में और सारी 100% जिम्मेदारियों अपनी से कमी के सिर्फ साथ एक लगे हुए हैं। सवाल का जवाब तो नहीं बचा सकता आपको कि आप कह दें कि लंपी वायरस को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, अब उसको लेकर आप कहते हैं कि केंद्र सरकार सारी जिम्मेदार है, या वो इसको आपदा घोषित कर दे या महामारी घोषित कर दे, उसके बाद आप अच्छे से बेहतर व्यवस्था नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे ना केंद्र सरकार। मैं बोल रहा हूं केंद्र सरकार नहीं, ये कोई राजस्थान सरकार तो टीकाकरण बनाएगी नहीं, टीकाकरण तो केंद्र सरकार ही प्रोवाइड कराएगी ना। तो हम तो कह रहे हैं उन्होंने हमको 16 लाख टीकाकरण अभी तक प्रोवाइड कराए, 12.5 लाख से ज्यादा लोगों को हमने टीकाकरण अभी तक कर दिया है। हम कह रहे हैं हमको लगभग 50 लाख टीकाकरण की जरूरत है, आप हमको टीका दीजिए ना, आप हमको दे दीजिए, हम लगा देंगे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशीष प्रोवाइड तो कराइए, पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। लगातार प्रतीक जी जो कांग्रेस से हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार जो आपदा घोषित करे, महामारी घोषित करे केंद्र सरकार, उसके बाद जो टीकाकरण है वो व्यवस्था हमें करा दें, उसके बाद हम लगा देंगे, लेकिन सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की वो बता रहे हैं। देखिए, मैं अभी आरएलपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। आप देखिए किस तरह से मुद्दों को डाइवर्ट करना है, अपनी जिम्मेदारी से बचना है, ये कांग्रेस की यहाँ की निकृष्ट सरकार ये कर रही है जी। अगर हम बात करें तो फंड की कोई कमी नहीं है। इनके पास काउ फेस को लेकर के जो फंड इकट्ठा करते हैं 2000 करोड़ से ज्यादा सरकार के पास पड़ा हुआ है, लेकिन एक जो इच्छा शक्ति होती है और जो नीयत होती है ना लड़ने की, वो इस सरकार में दिखती नहीं। किसी भी फ्रंट पे ले लें हम, क्योंकि अभी हमारा जो मुद्दा है लंपी वायरस को लेकर ही चल रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पिछले कई माह से राजस्थान में जो गोवंश है उसको इसकी बड़ी मार झेलनी पड़ी है। लाखों की तादाद में गोवंश इससे मारे गए हैं, और सरकार को जो करना चाहिए था उसकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि हम एटलीस्ट जो पशु चिकित्सक हैं, जो आपका पशुपालन विभाग है, उसके अंदर इतनी वैकेंसियां पड़ी हुई है और बार बार इस सरकार को पत्र लिख करके बताया भी गया है कि आपके यहाँ पे आशीष जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में ये मुद्दे उठाने चाहिए था आपको बेहतर तरीके से, आपने वहां मुद्दे क्यों नहीं उठाए? नहीं उठा रहे ना, हम तो उठा ही रहे हैं। देखिए, ये सरकार जो कर रही है, ये सरकार बेसिकली बार बार सत्रावसान नहीं करती है और फिर वापस विधानसभा का सत्र अपनी अनुकूलता से बुलाती है। तो विधायकों को जब तक उनका जो अधिकार है प्रश्न पूछने का नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा वाजिब मुद्दा है कि लोकतंत्र में आप मनमानी तरीके से जो है आप सत्र नहीं बुला सकते हैं। अगर आपने सत्र बुलाया है तो विधायकों का एक अधिकार होता है वो सरकार से सवाल जवाब करें। आप देखिए, अभी हम जिक्र कर रहे थे लंपी वायरस का, तो देखिए सरकार में जो पद खाली पड़े हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस सरकार में पिछले 2 साल से डायरेक्टर का पद खाली है। सभी संभागों पे एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन पे सारे पद खाली हुए हैं। अगर हम ज्वाइंट डायरेक्टर की बात करें तो 46 में से 13 पद रिक्त पड़े हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर के 128 में से 37 पद रिक्त पड़े हुए हैं।
जो पशु चिकित्सक है उसके 2286 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 1093 मतलब ऑलमोस्ट 50% आपके पद खाली पड़े हुए हैं। अरे भाई, 3.25 साल हो गए, अब आपको आपके जाने का समय आ गया है। और खाली ये मुद्दा नहीं है, प्रदेश में आप कहीं पे भी बात कर लें, आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, आज ही नागौर के अंदर कोर्ट परिसर में जिस तरह से दिन दहाड़े आप देखिए गैंगस्टर ने हत्या की है एक दूसरे गैंगस्टर की, सरकार की पुलिस की सुरक्षा के अंदर, ये बताता है कि ये राजस्थान के अंदर किस तरह से जंगल राज की वापसी हुई है। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे दलित सुरक्षित नहीं है। आप देखिए बिजली की दरें आपने अनाप शनाप बढ़ा रखी है, आए दिन आप जो है सरचार्ज के नाम पर, पुरानी वसूली के नाम पर लोगों को नोटिस भेज रहे हैं। भ्रष्टाचार की हम बात करें तो पिछले जब से सरकार बनी है पूरे देश में अगर हम बात करें तो ट्रैप के मामले में राजस्थान नंबर 2 बना हुआ है, महाराष्ट्र नंबर 1 है और राजस्थान नंबर 2 है। और बेरोजगारी के अंदर लगातार या तो हम नंबर 1 रहते हैं या नंबर 2 रहते हैं, आप देखिए। और सरकार ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। अगर हम बात कर लें अभी भरतपुर में जो संत का आत्मदाह हुआ है, करौली के अंदर जिस तरह से दंगे हुए हैं, जोधपुर के अंदर जिस तरह से दंगे हुए हैं, तो सरकार तो क्या एक टोटल फेल्यूर है। आप पब्लिक से बात कीजिए ना, पब्लिक बहुत पूरी तरह से सरकार से निराश है। ठीक है प्रतीक जी, तमाम सवाल उठा रहे हैं आशीष चतुर्वेदी, और साफ तौर पर जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि लंपी वायरस में पूरी तरह से फेल है, सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और सबसे बड़ा मुद्दा वो जो बता रहे हैं, लगातार जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रही आपकी सरकार, इसकी क्या वजह है? देखिए आशीष जी की बात का एक एक करके जवाब दे देता हूं। ये बोल रहे थे कि गो फंड में पैसे पड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं दिसंबर 2018 से लेकर के अप्रैल 2022 तक 1659 करोड़ रुपए जो गौशालाओं को दिए गए। अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2022 तक कोविड काल में जो कोविड काल था उसके अंदर भी लगभग 1190 करोड़ रुपए दिए गए। कल ही टीकाकरण के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये बात तो हो गई फंड की। आपदा का फंड है, बिल्कुल सही बताया, लेकिन उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे तभी तो वो फंड यूज होगा। तो वो फंड तभी यूज हो सकता है जब उसको आप राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए, हम वो फंड भी यूज कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। तो केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में संसद में बताया था कि 22 करोड़ लोगों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया था, और नौकरी कितनों को दी? 7.5 लाख लोगों को। देखिए आप, आंकड़ा क्या था? 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, तो उसके हिसाब तो 16 बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सारा इतिहास बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख। आपकी भी राज्य की जिम्मेदारी आप बताएंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपने क्या वादा किया था, वो कितने पूरे किए, अपने वादे भी बता दीजिए ना। मेरी बात मैं सारे वादे बताऊंगा। मैं पहले इनकी बात का जवाब दे रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी बातें भी आपको बता दूंगा। पहले अपना बता दीजिए, बात को बता दीजिए। ये जो बोल रहे हैं तुष्टीकरण की नीति, जो उदयपुर में जो कांड हुआ था, वो इनके कार्यकर्ता निकले ना। अच्छा बता देता हूं, मैं अपना बता देता हूं। लगभग 1600 करोड़ रुपए का हमने चिरंजीवी योजना के अंदर डिस्बर्समेंट किया है लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। लगभग 17 लाख 18 लाख लोगों का बिजली का बिल शून्य हुआ है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। तो काम तो कर रहे हैं ना सारी चीजें। अब आप बहुत बोलने से, हिट एंड रन करने से कुछ नहीं होगा। बोलो और भाग जाओ, तथ्यों के साथ आओ, तथ्य लेकर के आओ। तथ्य कहां पर है? तथ्यों के साथ बात करें, तथ्यों के साथ बात करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। ठीक है, तथ्य पर जवाब लेंगे आशीष चतुर्वेदी का, लेकिन रोहित गुर्जर कुछ कहना चाह रहे। जल्दी रोहित जी। रोहित जी जल्दी। जी, मैं प्रतीक सिंह जी को कहना चाहता हूं, इन्होंने चिरंजीवी योजना को बड़ा चढ़ाकर बताया, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जोधपुर के अंदर आपके दिव्या मदेरणा जी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक के धरने पर बैठे थे, तो आपका चिरंजीवी योजना का रिजल्ट तो हमने देखा। और आप मैं पहले आरोप लगाया था कि हनुमान बेनीवाल जी की कोई फोटो बताओ गौ माता के साथ, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि देश की सबसे बड़ी लोकसभा के अंदर सबसे पहले अगर इस मामले को मजबूती से किसी ने उठाया तो हनुमान बेनीवाल जी ने उठाया। और रही बात फोटो की, तो हनुमान बेनीवाल जी किसान के बेटे हैं, एक गाय के साथ नहीं, उनका तो पूरा परिवार इस गौपालक और गौवंश को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रतीक जी जल्दी जवाब दीजिए। प्रतीक जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए सारी बात कर दी कि हमने संसद में बात उठा दी, लेकिन है ना ये नहीं बोल रहे आप संसद में बात उठा रहे हैं, आप सड़क पे बात उठा रहे हैं। अरे उन गौ माता की रक्षा, उनकी रक्षा के लिए उनके पास जाइए तो सही, उनकी सेवा तो कीजिए। सेवा करने से दूर भाग रहे हैं, सिर्फ राजनीति करनी है, नोट उनको उनके ऊपर सिर्फ वोट लेने हम इनको। सेवा सिर्फ कांग्रेस कर रही है प्रतीक सिंह, जब होगी ना, सेवा सिर्फ कांग्रेस कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा, तब भी ये हालात कर रही है। आप देखिए ना,
हमारे हमारे मंत्री जा रहे हैं, हमारे विधायक जा रहे हैं, विधायक कोष से पैसे दे रहे हैं हम लोग। वनकिंग की सेवा तो यह थी कि ये तो गौ माता को सड़क से उठाना भी नहीं चाहते थे। ये तो धन्यवाद देता हूं तमाम चैनलों को जिन्होंने दिखाया और किस प्रकार से मुख्य पृष्ठ पर गौ माता की दशा देखी हम लोगों ने, हमने देखा किस प्रकार से सड़कों पे गौ माता पड़ी हुई थी। ये तो धन्यवाद दो तमाम टीवी चैनलों को जिन्होंने। प्रतीक सिंह, आप कह रहे हैं राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप क्यों गौ माता पर राजनीति कर रहे हैं, आप क्यों सेवा नहीं कर रहे? और ये जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जो टीवी स्क्रीन पर हम भी दिखा रहे हैं, लगातार इस तरह की जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, उस पर आप क्यों उसको संभाल नहीं पा रहे स्थिति को? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गौ सेवा में जुटे हुए, आपने बीकानेर से देख लो और चाहे ओसिया के कार्यकर्ता देख लो, पूरी हर जगह मेरे पास उनके डाटा है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग का भी हमारे को निर्देश है। रोहित गुर्जर जी, जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ आप रहे तब तक तो भारतीय जनता पार्टी भी ठीक थी, अब कांग्रेस भी ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी ठीक नहीं है। देखिए, आज वर्तमान की स्थिति राजनीतिक बात करने का नहीं है भाई साहब, गौ माता को बचाने की बात है। अगर इस मामले पर फिर राजनीति तो सब कर रहे हैं कि बीजेपी से राजनीति तो सब कर रहे हैं छोड़ा और आज कांग्रेस की क्यों हम करें, तो ये बात फिर कभी अपन इस पर डिस्कस करने लगे। आज गौ माता का मुद्दा है, तो गौ माता पर आरएलपी के अलावा बाकी कोई गंभीर नहीं है। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से गौ माताओं को लेकर लगातार राजस्थान सरकार कह रही है कि इसको महामारी घोषित करे केंद्र सरकार, क्यों नहीं घोषित कर रहे आप? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अभी यहाँ पे मैं प्रतीक जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमको बातें जो है तथ्यों के आधार पर करनी चाहिए, तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूँ। प्रतीक जी, आपकी ही पार्टी के मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह जी, जो सरकार में मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। वो मुख्यमंत्री के सामने, पीडब्ल्यूडी के मंत्री के सामने बोलते हैं कि यहाँ पे सड़कें इतनी जर्जर है कि अगर कोई महिला डिलीवरी के लिए जाए तो उसका रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए। ये तो आपकी स्थिति है सरकार की, जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने बयान की है। देखिए, अब अगर आपको ध्यान हो तो मुख्यमंत्री जी थोड़े दिन पहले जोधपुर जाते हैं, अपने जो उनका गृह क्षेत्र है, और वो 10 किलोमीटर भी शहर में सड़कों पर चल नहीं पाते हैं। उनको उस स्थान पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करना पड़ता है। और जिस मुख्यमंत्री इतना लाचार हो और उसको अधिकारियों को कहना पड़े कि यहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी अधिकारियों से मिली भगत होती है, इसका मतलब ये बताता है कि मुख्यमंत्री कितना लाचार है, कितना असहाय है। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे तथ्य बताता हूं मैं आपको। लगातार हम जो आंकड़े आ रहे हैं एनसीआरबी के, चाहे 2019 की बात कर लें, 20 की बात कर लें, 21 की बात कर लें, लगातार 3 सालों से महिला अपराधों में रेप और अटेम्प्ट टू रेप में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है। ये जो वो तथ्य हैं जो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में है। अब सरकार इस तथ्य को कैसे नकारती, वो अलग बात है, लेकिन या तो सरकार पढ़ना नहीं चाहती या ये खबरें नहीं पढ़ती। आए दिन हम सुनते हैं छोटी छोटी बच्चों से जिस तरह से हैवानियत हो रही है, जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, और मुख्यमंत्री जी ये बात बोलते हैं कि आपने जो ये कानून बनाया है कि अगर किसी बच्ची की अगर आप रेप करेंगे उसमें फांसी चढ़ा दी जाएगी, तो इस कारण से हत्याएं हो रही है। और मुख्यमंत्री जिस तरह से परिचित लोगों को बता रहे हैं कि साहब 56% एफआईआर झूठी हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री जी के पास बचाव करने का कोई तरीका है नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर में तो मैंने बताया ना, मैंने आपको अभी पहले जो आज का जो घटनाक्रम हुआ नागौर में उसका जिक्र किया। और आप कहीं भी चले जाइए, उदयपुर में भी थोड़े दिन पहले बैंक में डकैती होती है, जयपुर में आए दिन दहाड़े डकैतियां हो रही है, रंगदारी हो रही है। मतलब जिस तरह से जंगल राज की वापसी हुई है, पब्लिक बहुत त्रस्त है और कांग्रेस के पास इसको बचाव करने का कोई उपाय नहीं है। ये वो तथ्य हैं जिसका जवाब प्रतीक जी को देना चाहिए। प्रतीक जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस से बहुत त्रस्त है जनता, जिस वजह से लगातार अब जनता ये मन बना रही है कि कांग्रेस को अगली बार मुश्किल होगा, चुनाव करीब है। नहीं, मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल नहीं, असंभव है इनके लिए आना, इनके लिए आना असंभव है। इतना फूटा रहता है इनका। हमारी पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी एमएलए, किसी मंत्री को अगर अपनी सरकार से कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको कोई कमी दिखती है, तो कमी सार्वजनिक तौर पे बोल सकते हैं। ये इस तरीके से तो है नहीं कि 2018 में नरेंद्र मोदी आए थे और ईआरसीपी का वादा करके गए थे पूरी राजस्थान की जनता से, लेकिन इनके जो 24-25 सांसद हैं उनके मुंह में दही जमा हुआ है। वो बोलते नहीं है कि साहब आप वादा करके आए थे, आप वादा क्यों नहीं पूरा करते। हमारे इंटरनल लोकतंत्र है और उसके तहत किसी को भी अपनी
अपनी कमियां उजागर, अगर सरकार की कमियां हैं तो उजागर करने के लिए वो स्वेच्छा से बोल सकता है। अब आएंगे लॉ एंड ऑर्डर की। आप ये जो महिलाओं पे अत्याचार की बात, राजस्थान अकेला पूरा स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जहां पे 39 दिन में हमने रेप करने वाले को फांसी पहुंचाई है, रिकॉर्ड टाइम में। आप उठा के देख लीजिए, राजस्थान अकेला प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसने 39 दिन में उनको फांसी दिलवाई थी। तीसरी बात लॉ एंड ऑर्डर की, उदयपुर की बात कर रहे हैं। उदयपुर के जो कार्यकर्ता आपके थे जो कन्हैयालाल मर्डर केस में, उनकी तो जांच करवाई है एनआईए से, उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं कि और कितने लोग हैं आपकी पार्टी के अंदर? और आपके जो दूसरे थे आहूजा जी, वो बोल रहे थे हमने तो लोगों को खुला छोड़ रखा, मारे आओ तुम। भूल गए क्या आप वो वीडियो? देखा है कि नहीं देखा वो वीडियो? तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम तो आप कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो लॉ एंड ऑर्डर को संभाले हुए हैं। किसकी और वो जिम्मेदारी है? प्रतीक किसी सिंह भी पार्टी का कोई प्रतीक सिंह लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? कर रहे हैं ना तो कंट्रोल, बताइए आप कहां नहीं कर रहे? हमने तभी करौली में हमारी होने की जिम्मेदारी स्थिति है, और पैदा हो लॉ एंड जाती ऑर्डर है। पूरा कंट्रोल के अंदर है। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे लास्ट करौली में जो दंगे करवाए थे उसका जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, वो जो इनकी मेयर है, उनका हस्बैंड है, वो अभी तक फरार चल रहा है, आगे नहीं आया सामने। तो मैं आप तथ्य जैसे खोलेंगे तो भाजपा का जो सच है वो उजागर होता जाएगा। आपकी पुलिस इतनी निकम्मी है क्या जो पकड़ नहीं पा रही है? प्रतीक जी, आपकी पुलिस निकम्मी है ना, मान रहे हैं ना आप कि आपकी पुलिस निकम्मी है जो पकड़ नहीं पा रही है? आपकी पार्टी का आदमी लिप्त था उसके अंदर, हम तो पकड़ेंगे उसको और उसको सख्त से सख्त सजा देंगे, सख्त से सख्त सजा देंगे। आपने माना ना, आपकी पार्टी का आदमी था ना, पकड़िए ना। आपकी पार्टी का आदमी है कि नहीं है वो? मैं पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी का आदमी है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मतलब राजनीतिक पार्टी की एक जिम्मेदारी होती है, आपका नेता अगर किसी में लिप्त है तो आप उसको सरेंडर करवाइए। आप उससे तो बच रहे, आप दूसरों पे आरोप लगा रहे कि पकड़ क्यों नहीं रहे। अरे वाह वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना इस विपक्ष के होने के, कि आपकी अगर पार्टी का कोई आदमी किसी चीज में लिप्त है तो उसको आप बोले, अगर कोई भी है, अगर कोई भी है और अगर गलत कार्य कर रहा है तो जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की आपकी है। आप उनको जेल भेजिए, आप उन पर मुकदमा लिखवाइए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए ना। कोई भी हो उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर कहीं कोई दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, आपको जिम्मेदारी है उसमें, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आप अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं बच सकते ना कि आपका आदमी था, आपका आदमी था, उस पार्टी का इंसान था। अगर कोई व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश राज्य में कर रहा है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की प्रशासन शासन की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। हम हमारी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, हम ये बोल रहे हैं कि इस लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टियों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? भाजपा की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि उनका अगर उनका कोई कार्यकर्ता, उनका नेता किसी चीज में लिप्त है और फरार है तो वो करे। रोहित गुर्जर आपके पास आना चाहूंगा। अभी आप कह रहे थे बहुत ज्यादा भावुक हैं आप गौ माता को लेकर, क्या स्थिति देख रहे हैं गौ माता को लेकर आप? क्या होना चाहिए राज्य सरकार को की क्या जिम्मेदारी है, उसे बखूबी निभानी कैसे चाहिए? और अगर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है तो उसकी क्या जिम्मेदारी, वो भी बताइए। आप क्या देख रहे हैं स्थिति राजस्थान में गौ माताओं को लेकर? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेभीत करने वाली हैं। उनको जो लंपी वायरस लग रहा है पैरों से और उसके बाद वो खाना बंद कर देती हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। ये बेहद दुखद है वाकई। बिल्कुल यदि मैं राजस्थान सरकार के भी साथी प्रवक्ता प्रतीक जी, मैं इनको अवगत कराना चाहता हूं कि इसका किसी भी अगर गौमाता गौशाला के अंदर किसी भी गाय में इस प्रकार के अगर लक्षण होते हैं तो राजस्थान सरकार की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको गौशाला से अलग कहीं उसको अलग जगह ले जाया जाए, सुरक्षित और वहां उपचार किया जाए। आज इसकी व्यवस्था है नहीं कहीं भी। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में अंदर बैठी है, इनकी भी जिम्मेदारी थी कि जब संजीव बलियान जी ने टीम भेजी थी राजस्थान सरकार के यहाँ पर राजस्थान के अंदर, तो वो टीम वहां जाकर रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट के आधार पे इनको उसी टाइम में एक्शन लेना चाहिए था। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था या किसी सरकार के भरोसे गौ माता को नहीं छोड़ना चाहिए था। दोनों सरकारों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार दोनों ने मिलकर या कांग्रेस की दोनों ने मिलकर इसमें मजबूत कदम उठाया। आशीष चतुर्वेदी आरएलपी भी यह कह रही है कि लगातार, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का जो बयान आया वो भी मैंने देखा, उन्होंने कहा कि गौ माता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी भी वोट लेती है और कांग्रेस भी लेती है, लेकिन गौ माता की रक्षा करने के लिए ना आप आगे आ रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही। क्यों नहीं निभा पा रही भारतीय जनता पार्टी भी?
देखिए, गौ माता हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है और हम सबका उससे भावनात्मक जो है लगाव है। मैं नहीं मानता आपकी बात को कि हम वोट मांगने के लिए गौ माता का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं नहीं कह देखिए, रहा आशीष चतुर्वेदी, ये हनुमान बेनीवाल ने कहा है। नहीं नहीं, हनुमान बेनीवाल जी को कि हनुमान जी आपके सहयोगी रहे हैं वो। नहीं, हनुमान बेनीवाल जी बातों को कितना गंभीरता से प्रदेश के लोग लेते हैं और हम लेते हैं, इसमें मैं चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बिल्कुल बहुत गंभीर है इसको लेकर के। जहां तक गंभीरता अभी से थोड़े लेते दिन हैं ना, पहले ही, चुनाव में रिजल्ट देखा होगा आपने। अरे सुनिए सुनिए, तो आपका नंबर आएगा, अभी सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है? वो आ जाएगा, अभी मेन चुनाव होंगे जब पता पड़ जाएगा आपको, ठीक है? ठीक है, अभी आपकी मुश्किल से गलती से एक लोकसभा सीट आई है अभी आपकी, ठीक है ना? और थोड़े दिनों में वो भी चली जाएगी। देखिए, ऐसा है कि इसको लेकर के हम बहुत आशीष गंभीर चतुर्वेदी, हैं। जनता तय करेगी, आप रहने दीजिए ना इसको। नहीं नहीं, जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी। सुनिए, हम बहुत गंभीर हैं, हम बहुत गंभीर हैं। 4 सदस्यों को इस्तीफा दिलाओ और चुनाव लेकिन कराओ। आप जवाब दीजिए ना, महामारी अगर घोषित कर देंगे आप, तो राज्य सरकार का जो बार बार एक ही कहना है राज्य सरकार कि आपदा घोषित हो जाएगी, फंड मिल जाएगा, हम और बेहतर तरीके से काम करेंगे, तो आपदा घोषित करा दीजिए ना, प्राकृतिक महामारी घोषित करा दीजिए ना इसको। देखिए, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, केंद्र सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर है। हमने टीका भी बनाया है स्टेट गवर्नमेंट के। अरे सुनिए तो सही है, आपका नंबर है तो बोलिए ना। आप इतने इंसिंसियर हैं, आप इतने इंसिंसियर है, बीच बीच में टोकते हैं, बताओ। अरे भाई, पता है भाई, आपका नेता जो है वो भी बीच बीच में लोगों को टोकता है। आप थोड़ा तो धैर्य रखिए ना, आप सुनिए तो सही। आप आशीष जी बताइए। देखिए, हमने इसको लेकर के वैक्सीन भी बनाई है, देशी वैक्सीन, वो स्टेट में प्रोवाइड भी की है। अब देखिए, जो पशु चिकित्सा जो विभाग है वो पूरी तरह से राजस्थान सरकार के नियंत्रण में आता है। आपको डॉक्टर्स को कहाँ लगाना है, कहाँ पे आपको नर्सिंग स्टाफ को लगाना है, कहाँ पे आपको जो पशु चिकित्सक सहायक हैं उनकी नियुक्तियां करनी है, कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर ये वायरस ज्यादा रूप से फैला हुआ है, एटलीस्ट वहां पे आप अधिकारियों की फोर्स तो लगाइए। अब देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान में, तो बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग इससे सर्वाधिक प्रभावित है। आप देखिए कि सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। होना क्या चाहिए था, मुख्यमंत्री जी बार बार ऐड देते हैं कि साहब ये लंपी वायरस है, ये करना है। मुख्यमंत्री जी, आप कुछ नहीं कीजिए, कम से कम एक कॉल सेंटर ऐसा बनाइए जहां पे अगर कोई पशु ऐसा है जो लंपी वायरस से पीड़ित है, उसके दो होना चाहिए कि अगर पीड़ित है तो जो पशुपालक है वो फोन करके सरकार को बताइए कि हमारा ये पशुपालक है, हमने इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके अलग कर दिया है, कृपया सरकार उसको आकर के ले जाए, उसका उपचार कराए। और दूसरा, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके पूरे दाह संस्कार करना, उसको दफनाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार को करनी चाहिए। अभी हो क्या रहा है, सामाजिक स्तर पर लोग ये कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहयोग पशुपालकों को मिल नहीं रहा है। आप देखिए, सरकार के पास एक पूरा तंत्र होता है, आपके पास फंड की कमी नहीं है, आप अधिकारी लोगों को नियुक्त कीजिए और आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर आप जगह जगह इस पे जो एसडीएम जो आपको अपॉइंट्स करने की, साहब इस सेक्टर का ये एसडीएम है, इसकी जिम्मेदारी है। तो सरकार क्या है, युद्ध स्तर पर इस पे काम कर नहीं रही है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर नहीं रही है और सरकार जो व्यवस्थाएं देनी चाहिए वो दे नहीं रही है, जिसकी वजह से लगातार जो पशुपालक हैं वो परेशान है। प्रतीक सिंह, नहीं, मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। ये बोल रहे हैं जो कॉल सेंटर, वो कॉल सेंटर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष बना हुआ है, उसका नंबर भी मैं आपके माध्यम से बता देता हूं जिससे लोगों के पास चला जाए। उसका नंबर है 0141274308। उस पे काम नहीं हो रहा है, उस पे किसानों को सहायता, वो नंबर आपने दे रखा है ना प्रतीक जी, उस पे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, किसानों को कोई सहायता उस नंबर से मिल नहीं रही है। आप जाके कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ आशीष जी, मैं बोल लूं पहले, फिर आपके लिए बिल्कुल मैं धैर्यवान रहूंगा सुनने के लिए, आप थोड़ा धैर्यवान रहें। पिछले दिनों बहुत पहले जब एक बीमारी आई थी, तभी मुख्यमंत्री जी ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए थे, उसमें जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है जिसकी देखरेख कलेक्टर साहब खुद कर रहे हैं, जो कलेक्टर हैं उनको ये निर्देश किए गए हैं कि आपको उनके निस्तांतरण के लिए, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है कारणवश, तो उसके निस्तांतरण की पूरी व्यवस्था प्रशासन करेगा। ये कलेक्टर को दिशा निर्देश बहुत पहले जारी कर दिए गए हैं। और ये जो नंबर है, दो नंबर है कॉल सेंटर के, एक 0141 वाला जो मैंने बताया वो है, और एक 181 है। दोनों पे अगर आप कॉल करेंगे, हैदर जी आप खुद ऐसा करिएगा, अभी तो ये जब डिबेट खत्म हो आप खुद फोन करके पता कर लीजिएगा उस पर निस्तांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इस चीज के लिए कि लंपी वायरस में किसी भी तरीके की ये पशु हानि ना हो, पशु हानि ना हो, इसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और पूरी तरह से कार्य कर रही है। आशीष चतुर्वेदी, प्रतीक सिंह कह रहे हैं।
हैदर जी, मैं प्रतीक जी को भी सुन रहा था। उन्होंने जो नंबर बताए हैं वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपने हैदर जी अगर राजस्थान के समाचार पत्रों को देखा और जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, आप देखिए हजारों की तादाद में गोवंश खुले में, आप देखिए उनका जो है लाशें पड़ी हुई है और उससे संक्रमण और फैल रहा है। आसपास के लोगों का जीना जीना जो है बड़ा असंभव सा हो गया है। तो ये कौन से कॉल सेंटर की बात करें, कौन से कलेक्टरों की बात करें, ऐसे कौन से निकम्मे कलेक्टर आ गए आशीष जिनको जी, ये अभी तो आप बोल रहे थे तस्वीरें दिख कॉल नहीं रही है। सेंटर खोल दीजिए। अरे यार, अरे तो फिर आपकी तस्वीरें नहीं दिख रही कि आपको? बताइए, जो हजारों की तादाद में बताइए गोवंश खुला पड़ा हुआ है, उनकी लाशें सड़ रही है, बताइए आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। आप देखिए, फिर आपके देखिए, हम कलेक्टर तो क्या कर रहे हैं, आपकी आपने सरकार क्या आप कर रही है, तो ये फिर आप बताइए उसकी ना। बात आप बोल रहे हो कॉल सेंटर नहीं खोल रहे हैं। आप गलत गलत अरे आप गलत बताइए ना, बयानी फिर आप किस काम गलत के हैं? आप गलत बयानी कर रहे फिर हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं कि हमने कॉल सेंटर नहीं खोल रहा, कॉल सेंटर अरे बना फिर रखा है। पशुपालक, फिर आप गलत पशुपालक बयानी खुले मत में कीजिए क्यों आशीष छोड़ जी, रहे मैं हैं? आपको कह बताइए रहा हूँ ना। गलत बयानी। फिर झूठ आपकी मत सरकार बोलिए कर टीवी क्या पे। रही है? मैं आपको फिर नंबर भी आपकी बता दिया सरकार और और आप आपके खुद कलेक्टर कॉल कर करके क्या रहे हैं? देख बताइए तो लीजिएगा। सही। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपने बोला कॉल सेंटर बनाइए, हमने आपकी अरे बात कॉल मान सेंटर कर कॉल आशीष जी, सेंटर बनाने से आशीष जी, छोड़ रखा है। आप प्रतीक जी, गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? आशीष तो आपको जी, ये कह नंबर देने से रहा हूं। क्या आप होता गलत है? बयानी क्यों कर रहे प्रतीक हैं? जी, आप नंबर देने से कुछ नहीं आप होता है। विधानसभा में आइए, आप आप फोन करो ना। आप फोन प्रतीक जी, अच्छा, आप प्रतीक जी जो नंबर बता रहे आप हैं अभी उस पर फोन कॉल करो। कीजिए ना। आप आशीष जी अभी फोन करो। आशीष आप चतुर्वेदी अभी कॉल फोन करके करो। पूछिए ना, मदद कर रहे हैं पशुपालकों की कि नहीं कर हाँ। रहे? करिए ना लाइव टेस्ट सर। हैदर जी, अगर कोई संशय मदद नहीं है हो रही तो। है। हजारों की तादाद में हम देख रहे हैं, हजारों की तादाद में जो पशु है वो बिल्कुल खुले में अभी पड़ा फोन हुआ है, करो ना उनके आशीष शव जी, है। आप अभी फोन अरे करिए। तो आपको दिख नहीं रहा है क्या? प्रतीक जी, दिख नहीं रहा है क्या आपको? बताइए, आपकी सरकार के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, कलेक्टरों को यह दृश्य दिखाई नहीं दे देखो, रहा है क्या? वो आप सब मैं अंधे बोल हैं रहा हूँ क्या? गलत बयानी मत करो। मैं कह रहा हूँ आप गलत बयानी मत करो। आपने बोला कॉल सेंटर खोलना चाहिए, हमने कॉल सेंटर अरे पहले कॉल से खोल सेंटर रखा खोलने है। से कॉल होता क्या है? सेंटर कॉल सेंटर खोलने से हो नहीं जाना कुछ, प्रतीक जी, उसका निस्तांतरण नहीं हो रहा है। आप देखिए, समस्या का निस्तांतरण नहीं हो रहा है। सरकार ने कॉल अभी सेंटर तो आप खोला बोल हुआ रहे थे है। कॉल सेंटर खोलो और अरे अभी मेरी- बोल रहे हो आप अरे कॉल आप सेंटर समझ होने नहीं- से क्या है? प्रतीक जी, आप पहले प्रतीक जी, आप क्या है? आप आपके नासमझी की बातें मत कीजिए। आपके प्रतीक जी, कानों आप में समझ जाइए, नहीं आप रहे क्या हैं। बोल रहे हो? आप प्रतीक पहले जी, बोल रहे थे आप कॉल सेंटर नासमझी की खोलना बातें चाहिए, मत कीजिए। आप कॉल सेंटर बोल रहे हैं। कॉल प्रतीक सेंटर जी- खोलने से क्या होगा? अरे प्रतीक जी, लेकिन काम नहीं हो अब रहा हम है इस ना। पर आपके- आशीष जी, आप- आशीष जी, मैं प्रतीक जी, आपसे- आशीष जी, प्रतीक जी और विनम्रतापूर्वक रोहित जी, ये पूछ रहा अगर हूं। हम इस पर सुनिए, बात करें मैं और आपसे राजनीति फिलहाल बंद विनम्रतापूर्वक ये कर दें पूछ इस रहा हूं। आप मुद्दे बोल रहे पर, थे कॉल सेंटर क्योंकि खोलिए। मुद्दा बहुत गंभीर है। पशुओं के साथ जो इस वक्त उन पर गुजर रही है वो ही जानते हैं किस तरह से उनके हालात हैं। गौ माता हम मानते हैं, लेकिन अगर हम गौ माता मानते हैं तो हमें उनके दुख दर्द को इस वक्त समझकर, राजनीति भूलकर उनकी सेवा करनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, या कोई और पक्ष हो। तो ये बेहतर होगा अगर हम राजनीति इस पर बंद कर दें। प्रतीक जी कह रहे हैं कि हमने कॉल सेंटर खोले, लेकिन आशीष जी आप कह रहे हैं कि इन कॉल सेंटर से जो समस्या है उसका निदान नहीं हो रहा। तो खुलकर बताइए ना कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, और न सिर्फ सदन में, इस बड़ी बहस में भी हमें बताना चाहिए। खुलकर बताइए आशीष जी, जो समस्याएं हैं प्रतीक जी को बताइए, ये नोट करेंगे और आने वाले समय में उसको हम दुरुस्त welcome करने करते का हैं काम सारे करेंगे suggestion। शायद, और नहीं करेंगे तो हैदर जनता इन्हें जी, जवाब देगी आने वाले चुनाव में। हैदर जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल, किया है। बिल्कुल। निश्चित रूप से हैदर जी, समस्या ये है, हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं इस तरह के दृश्य कि जो गोवंश है जिसकी मृत्यु हो जाती है जी, वो खुले में पड़े हुए हैं, और हजारों की तादाद में, एक बेहद दो दुखद नहीं है, पूरे तस्वीरें हजारों हैं। की तादाद उनको में देखकर खुले पड़े रोना हुए आने तस्वीरें लगता सब है। दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल। देखिए, तो मुझे बताइए भैया, आपकी जो जिला स्तरीय कमेटी है, जो आपके कलेक्टर हैं, क्या उसके संज्ञान में ये दृश्य नहीं आ रहे हैं क्या? अगर आ रहे हैं तो आपकी सरकार उन कलेक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? इसका मतलब देखिए, किसान पीड़ित होगा ना, आशीष जी, किसान प्रतीक को जी, क्या होगा? हमारे तो सब बिल्कुल, आ रहे हैं। आप- बिल्कुल, आपने क्या प्रतीक जी, suggestion है, सुन वो- लीजिए, वो- प्रतीक जी, वो आशीष जी, suggestion हम welcome मैं कर रहे हैं। प्रतीक जी, बता रहा हूं, प्रतीक जी, suggestion बता सुन रहा हूं। लीजिए, आशीष जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल Suggestion ठीक ये है, है क्योंकि आपको कि इससे अगर पहले किसी भी पशु की गौशालाओं के मृत्यु हो जाती है, कई जो गौशाला संचालक हैं वो मेरे साथ जुड़े, और उनका ये कहना है कि जो कलेक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं आपके, उनको वो कॉल करके कहते हैं कि क्या समस्या का निदान कर पाएंगे, क्या हमारे साथ वहां चल पाएंगे, क्या कोई मदद मुहैया करा पाएंगे, तो वो नहीं करा पाते हैं। ये लगातार आ रहा है। तो आपको चाहिए कि कम से कम उनकी मॉनिटरिंग करे और उन संस्थाओं के साथ बैठकर चर्चा करे जो लोग काम करना नहीं, चाहते हैं, जो गोरक्षक हैं, जो गौ माताओं की बिल्कुल सेवा monitoring करना कर चाहते रहे हैं, हैं। और उनके अगर साथ ऐसा कोई बैठकर भी सरकार कलेक्टर या को कोई एक भी रणनीति अधिकारी तैयार है, करनी चाहिए, एक प्लान आप- तैयार करना चाहिए, हैदर जी, और पूरे आपने जिनसे राजस्थान में बात इसको करी- लागू करना चाहिए कि कहां कौन सी दवाई दी गई है, कौन सी वैक्सीन हैदर लगाई गई है, हैदर उसका जी, पूरा अगर डेटा कोई तैयार कलेक्टर, करना चाहिए कोई आपको। कलेक्टर अगर बात नहीं मान रहा है, कोई अधिकारी नहीं मान रहा है, हमको नाम दीजिए, हम उनको हटाएंगे। लेकिन उनको उसके लिए suspend करेंगे हम। आपको आप हमें बताइए ना, उसके लिए अगर हमको आपको monitoring संस्थाओं कर रहे के हैं, साथ जो हो लोग सकता है काम अगर कर रहे हैं, किसी चीज की गोरक्षक है, हमारे उनके निकल साथ गई है। बैठकर हम तैयार चर्चा हैं ना, आप करनी बताइए। चाहिए। हम कोई आपके एक पूरे व्यक्ति आपको suggestion के नाम लिए नहीं तैयार देगा, हैं। इसलिए समझने की जरूरत है आपको भी, और मेरे ख्याल से इस पर राजनीति बंद हैदर होनी जी, चाहिए इसीलिए- उन मुद्दों पर, तो मैं खास बिल्कुल- तौर बिल्कुल से हम जो चर्चा किसी कर की रहे हैं और जिंदगी से इसीलिए जुड़े कॉल हो, सेंटर चाहे वो खोला है। इंसान हो ये या सीधा जो इंसान 181 जानवर कॉल हो। सेंटर है वो मुख्यमंत्री जी की देखरेख के अंदर है।
लेकिन तो पूरी मान ही रहे पूरी ना। एक कमेटी बनानी चाहिए, पूरा जो सामाजिक नहीं, हम तो संस्थाएं सारे उनको भी सजेशन इसमें जोड़ना वेलकम चाहिए कर रहे हैं, आपको, हम तो बोल ही उनको रहे भी हैं ना। बिठाना चाहिए। जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो लोग वैक्सीनेटेड कर रहे हैं आपके साथ, जो लोग लड्डू खिला रहे हैं आयुर्वेदिक, उनको भी जोड़ना चाहिए ताकि समझ सके आप कि वो भी आपके लिए सेवा कर रहे हैं। तो सरकार तो कर ही रही है, लेकिन जो गोरक्षक हैं, जो गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ बैठकर बैठक करनी चाहिए, समझने चाहिए। चर्चा में वक्त की पाबंदी है, इसलिए मैं इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। प्रतीक जी बहुत शुक्रिया आपका, आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, रोहित गुर्जर हमारे साथ जुड़े, आपका भी फिलहाल बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान।